स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 4 साल पर। हमने पहले बात की महिला और एजुकेशन को लेकर के, अब हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण मुद्दे की, किसी भी मुल्क के लिए अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें, इंटरनल सिक्योरिटी पावरफुल हो और विदेश नीति मजबूत हो। हर कोई चाहता है कि मेरे देश की दुनिया में छाप होनी चाहिए, हमारी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, देश में अमनो चैन रहे, सौहार्द कायम रहे और सरकार एकदम शांति का माहौल तैयार करके दे। हम इन मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रक्षा मामलों से जुड़े ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ में हैं, मनीष पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, कृष्ण कुमार हरिद्वाल जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब ने विदेश यात्राएं काफी की हैं और आप कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से रिश्तों में ये कहें कि एक नई गर्माहट दिखाई देती है, विदेश नीति में कुछ बदलाव या कुछ नए आयाम स्थापित होते हैं। मैं इस 54 देशों की यात्रा मुल्क के प्रधानमंत्री की कैसी रही, आप किस नजरिए से देखते हैं? हम कहां, जो एक एक्सरसाइज है, कहा यह जाता है कि दुनिया में हम एक बड़ी पहल कर रहे हैं, तो कहां पाते हैं 4 साल में पूरी एक्सरसाइज को? देखिए योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री कितने देशों की यात्रा करते हैं ये इशू नहीं है। प्रधानमंत्री जितनी यात्रा करें अच्छा है, अगर देश के लिए कुछ करते हैं तो। लेकिन विदेश नीति के मामले में क्या परिवर्तन हुआ, क्या उपलब्धियां रही और भविष्य की दिशा क्या है, इसको हम एक तरीके से इवेल्युएट करें। तो इसमें देखें, बीजेपी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में एक सेंटेंस यूज किया था कि अगर बीजेपी जीतती है तो we will revisit foreign policy process, goals and contents। तो बीजेपी ने जो नेशनल अपना एनडीए की गवर्नमेंट आई, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी के कंटेंट्स में क्या परिवर्तन किया, प्रक्रिया में क्या किया, गोल्स में क्या परिवर्तन किया और कितनी उपलब्धियां रही, इस आधार पे हम असेस करेंगे। इस आधार पे देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी के जो प्रोसेस है उसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन अगर कोई स्ट्रांग सरकार होती है तो प्रधानमंत्री का कार्यालय विदेश मामलों में ज्यादा प्रभावशाली होता है। ये इंदिरा गांधी जी के टाइम हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भी रहा। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय की भूमिका बढ़ेगी विदेश मामलों में और विदेश मंत्रालय की उतनी भूमिका नहीं होगी। तो इसके बाद हम देखें कि जब ये सरकार आई तो कंटेंट में और गोल्स में क्या परिवर्तन किया। तो ये सरकार आई तो सबसे पहले जो भी एक सरकार आती है, मेजर पॉलिटिकल चेंज होता है तो एक आदर्शवाद का दृष्टिकोण होता है और हम हर चीज को आदर्शवादी तरीके से लेते हैं। जो जटिलताएं हैं उनसे हम थोड़ी समय के लिए दूर हट जाते हैं और यही हमारी सरकार में, हमारे यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग सरकार आई तो उन्होंने जब शपथ ग्रहण किया तो हमारे पड़ोसी देशों के नेताओं को बुलाया। अच्छी चीज थी, एक लोकाचार के रूप में बुलाया कि अच्छे संबंध होंगे। उसमें तिब्बत के जो एक्साइल गवर्नमेंट है उसके प्रधानमंत्री को बुला लिया। तिब्बत के मामले में चाइना बहुत संवेदनशील है तो चाइना भारत के लेके एक संदेह की दृष्टि से भारत की तरफ देखने लगा। उसमें हो सकता है भारत का कोई इंटेंशन नहीं हो कि चाइना को नाराज करना हो, लेकिन चाइना का ऑफिशियल मीडिया और भारत का जो कॉर्पोरेट मीडिया है उनका एक अपना दृष्टिकोण है, थिंक टैंक का अपना दृष्टिकोण है, अपनी पृष्ठभूमि है, तो वो उस हिसाब से प्रभावित करते हैं विदेश नीति को। उसके ये एक आदर्शवादी स्थिति थी और उस आदर्श को आगे बढ़ाते हुए जब हम आगे बढ़े तो विदेश नीति की या विदेश मामलों की जो जटिलताएं हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगी। और उस जटिलताओं को हम देखें तो इस पूरे 4 साल के पीरियड को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो 3.5 साल का पीरियड और एक है जो अभी कुछ महीने का, 4-5 महीने का पीरियड या 6 महीने का पीरियड है। इसको दोनों को अलग अलग करके इवेल्युएट करेंगे। 3.5 साल में क्या हुआ कि हमारी विदेश नीति के 2-3 चीजें उभर कर सामने आई। एक सबसे महत्वपूर्ण आया वो है डायस्पोरा का जुनून सामने आया कि डायस्पोरा भारत के विकास में मदद करेगा, डायस्पोरा को हम मोबिलाइज करेंगे। और कौन से डायस्पोरा के? यहाँ 2 तरह का डायस्पोरा है भारत का। एक तो जो यहाँ की शिक्षा ली, यहाँ का पैसा खर्च किया उन पे और जाके प्रोफेशनल्स के रूप में विकसित देशों में चले गए। एक ऐसे हैं कि मजदूर हैं जो रोजी रोटी की खोज में गए, जो सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी भारत को भेज रहे हैं, रिमिटेंस कर रहे हैं।
और जो ज्यादा पढ़े लिखे गए हैं वो भारत में रिमिटेंस ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो परिवार से ही चले गए, परिवार को भी ले गए, औरों को भी ले गए, लेकिन भारत के लिए वो योगदान नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार ने ये देखा कि डायस्पोरा को हम मोबिलाइज करेंगे और वो भारत में इन्वेस्ट करेंगे, ये हम प्रिज्यूम करके चले। और जगह जगह हमारे प्रधानमंत्री गए तो डायस्पोरा को मोबिलाइज करने का प्रयास किया, जो कि एजुकेटेड था, यहाँ की शिक्षा लेके गया था, यहाँ का पैसा खर्च करके यहाँ पर अच्छी तरह शिक्षा लेके वहां जाके उस समाज में कंट्रीब्यूट करे। डायस्पोरा एक दुधारी तलवार है। डायस्पोरा अपने होम कंट्री की मदद करें या होस्ट कंट्री की मदद करें, क्योंकि वो होस्ट कंट्री के भावनाएं या एस्पिरेशन है उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी सीमाएं हैं, होस्ट कंट्री रखेगा नहीं, डिपोर्ट कर देगा। तो डायस्पोरा से हमें कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली। इस काउंट पे हमारे को बहुत ज्यादा मदद, को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट डायस्पोरा ने नहीं किया। अब दूसरी चीज हमारा था कि हम हमारी संस्कृति को पॉपुलर करें जी, जो हमारी विदेश नीति का पहले इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं था। तीसरा था कि हम हमारे आर्थिक विकास में योगदान लें दूसरे देशों का जो विकसित देश हैं, और उसमें हम अमेरिका की तरफ थोड़ा झुकाव हुआ। और यह झुकाव केवल ये नहीं कि एनडीए का हुआ, उससे पहले सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ तो यूपीए की सरकार में ही हम अमेरिका के नजदीक जा रहे थे। और अमेरिका के नजदीक जाने में हम और ज्यादा आगे बढ़े, और आगे बढ़ने में हमने क्या किया कि चाइना को संदेह होने लगा, रशिया को संदेह होने लगा, और इस संदेह में चाइना हमारे से दूर हो गया, रशिया हमारे से दूर हो गया, और हम अमेरिका के नजदीक चले गए। हमें ऐसा लगा कि हम अमेरिका के कोई अलायंस की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन ये हमारे यहाँ के गुड सेंस प्रिवेल किया या हमारे नेतृत्व का विजन है कि हम उनके अलायंस में नहीं गए। हम अमेरिका से क्या चाहते थे? हम चाहते थे हमारे आर्थिक विकास में अमेरिका मदद करे। अमेरिका यह चाहता था कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पार्टनर बने, पॉलिटिकल पार्टनर बने। अमेरिका ने एक टेम्पटेशन दिया भारत को कि हम जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसको इंडो पैसिफिक रीजन नाम देंगे, और उसमें अमेरिका है सिक्योरिटी का, मिलिट्री की गतिविधि बढ़ाएगा, जहां चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से भारत का टेम्पटेशन हुआ उस तरफ कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका आता है तो भारत को मदद मिलेगी, चाइना को कंटेन करेंगे। चाइना इस मामले में और सेंसिटिव हो गया कि भारत अमेरिका के साथ जा रहा है। तो इस स्थिति को हमने और आगे बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते यहां तक पहुंच गए कि चाइना को बहुत ज्यादा संदेह होने लगा। जब हम साउथ चाइना सी में वियतनाम के पास गए। डॉक्टर साहब, इस पॉलिसी को हम क्या कहेंगे कि हम एक बिल्कुल ये कह सकते हैं हम दूसरे के रिमोट से फॉरेन पॉलिसी में चले कि हमने हमारे विवेक को इस्तेमाल किया? एक दूसरे के रिमोट से नहीं, हमारे यहाँ की अपनी समस्याएं। एक तो हमारा कॉर्पोरेट मीडिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कॉर्पोरेट मीडिया का रोल क्या है कि आज पूरे दुनिया में एक चीज उभर के सामने आ रही है, एक नव रूढ़िवादी समाज, एक नव उदारवादी अर्थव्यवस्था और एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तीनों का होली अलायंस। लेवल आप क्या मान के चलें इसको कि हम विदेश नीति में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, विदेश नीति में हम 3.5 साल में अमेरिका के नजदीक गए, हम इजराइल के नजदीक गए, और रशिया और चाइना हमारे से दूर हो गए। और उसका हम अल्टीमेट जो कल्मिनेशन हुआ वो हम ने BRI का जो मीटिंग हुआ बीजिंग में उसका बायकॉट किया, जो मेरे ख्याल से किसी भी रूप में अच्छा निर्णय नहीं था, क्योंकि सब देश गए, हमारे साथ थे, अमेरिका, जापान, वो भी गए, हम नहीं गए, भारत नहीं गया। तो उससे चीन को संदेह और ज्यादा मजबूत हो गया, और अंत उसके बाद में डोकल हम का इश्यू हुआ, चाइना और ज्यादा एग्रेसिव हो गया। चलिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं इस वक्त ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ में हैं। ब्रिगेडियर साहब, देखिए, रक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यहाँ पे, और बॉर्डर सिक्योरिटी की जहां तक बात की जाती है बहुत जरूरी है। अभी वर्तमान सरकार, क्योंकि रक्षा एक बड़ा मुद्दा था 2014 के चुनाव के दरमियान, ये कोई ऐसा एक उस वक्त कोई दुर्भाग्य रहा कि इस मुल्क का कि जब चुनावी भाषणबाजी पीक पे चल रही थी तो उसी दौरान जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे सैनिकों के सिर भी काट दिए गए थे। कुछ इस तरह की चीजें सामने आई, घुसपैठ बढ़ रही थी, फायरिंग दोनों तरफ से चल रही थी। आज अगर हम बात करें तो 4 साल में रक्षा नीति को, रक्षा के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़े हैं कि पीछे बढ़े हैं कि वहीं स्टैंड कर रहे हैं? कुछ नया सुधार आपको दिख रहा है? देखिए, बात यह है कि रक्षा क्षेत्र में हमको ये देखना चाहिए कि पहली बात तो हमारी जो बेसिक रक्षा की जो नीति है उसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? रक्षा की नीति का मतलब यह है कि यदि परिवर्तन हुआ तो उसका असर होना चाहिए, और असर अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, ये
हमने आकलन करना है। रक्षा नीति में जब ये बीजेपी की सरकार आई तो हमें बड़ी उम्मीद थी, बहुत ज्यादा उम्मीद थी। इनका मेक इन इंडिया जो हमें बड़ा सूट करता था कि आपकी 65-70% जो असला है वो बाहर से आता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट किए हुए आप वेपन से, इक्विपमेंट से आप कोई वॉर जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी कट सकता है या आप क्रूशियल टाइम पे वो अवेलेबल नहीं होगा। जैसे 71 में आपके पास तेल की कमी आ गई, तेल की कमी से ही आपको लड़ाई बंद करना पड़ा। तो इसलिए ऐसी जो स्ट्रेटेजिक वेपनरी और इक्विपमेंट और आपके कोई भी मिलिट्री साजबाज है, यदि वो विदेशों से आता है और हम अपनी नीति उसके ऊपर निर्धारित करते हैं तो वो परमानेंट नीति नहीं है। तो जो मेक इन इंडिया का था, हम बड़े उत्साहित थे उस मामले में कि यस, ये बहुत अच्छी राइट डायरेक्शन में है कि 60-70 साल में आप सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाए। यदि रक्षा क्षेत्र में आप सेल्फ रिलायंट नहीं है तो विदेश नीति में आप कैसे सेल्फ रिलायंट होंगे, ये बताइए। रक्षा और विदेश नीति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो दोनों जुड़े हुए हैं। इनको आप अलग करोगे, एक को अलग करोगे, दूसरे को अलग नहीं कर सकते हो आप। जैसे इन्होंने बताया अभी रक्षा क्षेत्र में आप विदेश नीति इस तरह की हुई, अभी हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पड़ोसी देश हैं या जो पोटेंशियल एनिमी हैं उनके साथ क्या हमारे रिश्ते सुधरे हैं या सुधरे नहीं है, बिगड़े हैं। तो क्या हम रक्षा क्षेत्र में उनके लिए तैयार हैं? बिगड़े हैं तो ये डोकलाम आगे भी बढ़ सकता था, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में आप देखें तो मेक इन इंडिया कितना सफल हुआ कहने की जरूरत नहीं है आपको, कोई खास नहीं हुआ। और हम ये उम्मीद किया करते थे कि चलो मेक इन इंडिया नहीं हुआ, लेकिन कुछ इक्विपमेंट जो क्रूशियल है, लाइक आपका लड़ाई की जो बेसिक चीजें हैं, अम्युनिशन है, अम्युनिशन ही आपका 10 दिन का भी पूरा नहीं है, कुछ कैटेगरी का अम्युनिशन। तो आप 40 दिन की लड़ाई को मान करके हम चलते हैं, इंटेंसिव वार हम 40 दिन लड़ने के लिए तैयार होने चाहिए। तो वो आपकी नीति कहां गई? इसमें आप बिल्कुल चूक कर गए। दूसरा, आपने कितना क्या इंपोर्ट किया, जो इंपोर्ट किया उसमें कितना कंट्रोवर्सी हो गई और कितना उसके अंदर आपको खास तौर से एयरफोर्स और नेवी को क्या मिला है। और आर्मी जो है वो बेसिक एम्युनिशन चाहिए, स्मॉल आर्म्स का एम्युनिशन, वो भी हमें अभी 15,000 करोड़ सरकार ने एकदम इमरजेंसी तौर पर सैंक्शन किए हैं कि एम्युनिशन लाओ, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। बेसिक हथियार चलाने के लिए आपके पास एम्युनिशन नहीं है तो आप रक्षा नीति क्या है आपकी, कोई मैं समझ नहीं रहा। दूसरा, रक्षा नीति का ये तो एक परमानेंट पहलू है। दूसरा पहलू है जो करंट इश्यूज हैं। करंट इश्यू है हमारे बॉर्डर के और एलसी के। ना बॉर्डर और एलसी में जितना शांति रहेगी, हम सोचेंगे कि उनकी रक्षा नीति कामयाब रही है। जितने वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, जितनी वहां पे वायलेंस होगी, ये मान के चलिए कि आपकी रक्षा नीति कोई नीति नहीं है, वो सफल नहीं है, असफल रही है। तीसरा, जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है उसमें आपकी क्या नीति रही है और क्या आप उसमें सफल रहे। आंतरिक नीति में आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट देख लीजिए, दोनों में वायलेंस बढ़ी है। नाउ ये वायलेंस बढ़ी है, रोज आपके शहीद घरों में आ रहे हैं और घरों में मातम मचता है। तो और दूसरा देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर पे कभी फायरिंग नहीं हुई थी, यही पिछले 3-4 साल में इंटरनेशनल बॉर्डर पे फायरिंग शुरू हो गई है, जो एक सोची समझी नीति है पाकिस्तान की कि ये अच्छा रह गया कि हम एलसी को ही हॉट नहीं रखें, इंटरनेशनल बॉर्डर को भी हॉट रखें, ताकि क्या है कि यहां पर खास तौर से मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं, हिंदुओं की कैजुअलिटीज होंगी, हिंदुओं का नुकसान होगा और मुसलमान को क्रिटिसिज्म, मुसलमानों से हमें पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म नहीं होगी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ना। एक देश के किसी के इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कोई वायलेंट एक्शन करता है, वायलेट करता है, तो ये तो डिक्लेरेशन ऑफ युद्ध है, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। इस वॉर को आप कैसे आसानी से ले सकते हैं? 10 आदमी की आज कैजुअलिटी होगी, 50,000 आदमी घर बार छोड़ के बाहर निष्कासित हो गए और उनका घरों को बर्बाद कर दिया, खेती बर्बाद हो गई, उनकी सारा पशु धन बर्बाद हो गया और आप देश चुपचाप है, हम फॉरेन कंट्रीज में विजिट कर रहे हैं, आप यहां पे घरों में मातम मच रहा है। घरों में इस गर्मी के अंदर आप देखिए एसी में बैठे हुए आदमी अनकंफर्टेबल हैं, वो आदमी बाहर, उनके तो टेंट भी नहीं है, 50,000 आदमी कहां एकोमोडेट किए गए हैं, उनके खाने की व्यवस्था क्या है, उनके रहने की व्यवस्था क्या है? आपकी कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं। किस किस्म की नीति है इस देश की? यहाँ एक मेरा छोटा सा सवाल होगा आपसे जी।